Info for patient। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम उमर हॉस्पिटल में मौजूद हैं डॉक्टर महबूब आलम चिश्ती साहब के साथ, जो कि जनरल सर्जन हैं। और लास्ट दिनों में सर ने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट केस की सर्जरी की, जिसे फीकल इनकॉन्टीनेंस कहा जाता है, उर्दू में जिसका तर्जुमा है पखाने का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं हम कि डॉक्टर साहब ने इस कैसे पेशेंट सर के पास प्रेजेंट हुआ और क्या क्या टेस्ट करवाने पड़े, क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और सर्जरी किस हद तक कामयाब हुई। जी सर, आपके पास पेशेंट कैसे प्रेजेंट हुआ और किस तरह आपने इसको ट्रीट किया, इलाज किया? तकरीबन 1.5-2 साल पहले मेरे पास आए थे। हिस्ट्री उनकी ये थी कि एक जगह पे उनका सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेट हुआ और ऑपरेट में वो नॉर्मल डिलीवरी थी। और नॉर्मल डिलीवरी में जिस तरह वो छोटा सा इंसिजन देते हैं, यानी जिसको छोटा ऑपरेशन कहा जाता है, अच्छा, वो उन्होंने साथ किया, एपिफिजोटमी कहते हैं उसको। तो उसमें मतलब अनलकली या जिस तरह भी थोड़ा इनएक्सपीरियंस थे सर्जन, तो उन्होंने वो जो सिस्टम है जो वजाइना और पखाने के रास्ते के दरमियान में, उसको जब इंसिजन दिया तो इंसिजन थोड़ा नीचे चला गया। और वो नीचे गया तो वो जो कंट्रोल वाले मसल हमारे होते हैं जो पखाना कंट्रोल करते हैं, जिनको हम स्फिंक्टर्स कहते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर, वो डैमेज हो गए थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने उसको कोशिश की रिपेयर करने की, यानी मेरे पास आने से पहले 2 सर्जरीज उनकी हो चुकी थी। उसमें उन्होंने उसको टांके लगाए, ठीक है। जब मेरे पास वैसे प्रेजेंट हुआ तो उस वक्त सेकंड ऑपरेशन के स्टिचेस लगे हुए थे। वो तकरीबन 2-3 महीने के बाद ये दोनों ऑपरेशन हुए और उस स्टिचेस और वूंड इन्फेक्टेड था, तो स्टिचेस मैंने खोल दिए। उनकी जो इन्फेक्टेड वूंड था उनकी ड्रेसिंग्स और एडवाइस की, पानी में बैठना और इस तरह की एंटीबायोटिक्स, तो वो उससे थोड़ा सा बेहतर हो गई। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये रही उस ऑपरेशन 2 ऑपरेशन के बाद भी कि पखाने का कंट्रोल जो है वो लॉस्ट हो चुका था। जब डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो उन्हें इस बात का इल्म हो जाता है कि हमसे कुछ फॉल्ट हो गया, कुछ गलत हो चुका है? शायद कोई भी जानबूझ के नहीं करता, लेकिन जानबूझ के तो उन्होंने जो किया वो उन्होंने छोटा इंसिजन देना था, वो इंसिजन थोड़ा सा लंबा हो गया। यानी एपिफिजोटमी जो है वो वजाइना और रेक्टम के दरमियान में एक छोटा सा इंसिजन होता है, वो उससे थोड़ी सी डिलीवरी में आसानी हो जाती है। तो वो इंसिजन थोड़ा सा लंबा भी हो गया और डीप भी हो गया। तो उस वक्त तो शायद उनको नहीं पता चला कि जो इंजरी का लेवल है वो क्या है। इंजरी का लेवल वो यही समझ रहे थे कि दरमियान में जो पेरिनियल मसल्स होते हैं जो उसको स्ट्रेंथ देते हैं हमारे पेरिनियम को, जो पखाने वाली जगह है और यूरिन वाली जगह, तो उन्होंने वो यही समझा कि वो टेयर हो गए हैं और उनको उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। ऊपर ज़ख्म तो सारी मैनेजमेंट के बाद हील हो गया, लेकिन वो जो स्फिंक्टर डैमेज हुए थे वो हील नहीं हो सके, क्योंकि वो जब स्फिंक्टर डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करना पड़ता है बाज़ का, और वो ज़रूरी होता है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको काजल एक्सरसाइजेज कहते हैं, ठीक है। पेलो फ्लोर एक्सरसाइजेज होती हैं, वो कुछ स्टूल के रिलेटेड जो फाइबर डाइट और इस तरह के जो मैयत हैं वो सारे किए, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर अल्टीमेटली वो भी तंग थी, ठीक है। एक बच्चा था, हस्बैंड बाहर था, फैमिली कंसर्न था, तो उन्होंने फिर डिस्कस करती रहती मेरे साथ। तो फिर उनकी हमने सर्जरी प्लान की और उसमें स्फिंक्टर्स को, वो एक टेक्निक होती है, उनको दोनों को ढूंढ के उस इंजरी वाले हिस्से में से उनको आपस में जोड़ दिया और उसके बाद उनका कंट्रोल जो है वो नॉर्मल हो गया और शी इज़ हैप्पी नाउ कि मेरी चीज़ें ठीक हो गई। सर, ये इस तरह की कंप्लेन मैंने पहले भी ख़ास तौर पर गहनी के जब डिलीवरी के वक्त डिलीवरी होती तो ड्यूरिंग द डिलीवरी इस तरह की कंप्लेन पहले भी मैंने सुनी। तो इसकी क्या वजह है? ये या कोई नस कट जाती है या ये सिर्फ इंसिजन का ही डिफरेंस होता है, इंसिजन की वजह से ही होता है? इंसिजन का मतलब ये है कि अब बेसिकली हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है मतलब फीकल इनकॉन्टिनेंस। फीकल इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये है कि पखाने का कंट्रोल आउट ऑफ लॉस्ट हो जाना, यानी पखाने का कंट्रोल ना रहना। तो उसकी बहुत सारी जिस तरह वजूहात हैं, ठीक है। उसमें से एक वजह ये है कि जो यानी इंजरी हो गई, यानी आइटोजेनिक कहते हैं कि वो जो सर्जरी जिन कर रहा है, जिन्हें गायनी, ये जो पेशेंट थी जो गायनी की सर्जरी के बाद आई है, उसमें जो इंजरी हुई वो उनकी इंड्यूस थी, ये उनकी वादा करता थी। कुछ सर्जरी हमारे रिलेटेड होती है, जिस तरह फिस्टुला की सर्जरी है, फिस्टुला नैनो, फिशर की सर्जरी है जिसमें कट आता है, ठीक है, या हेमराइड की सर्जरी है,
या जो रेक्टम के कैंसर्स होते हैं उनकी सर्जरी है, कुछ अल्सर्स होते हैं उनकी सर्जरी। तो उन पेरिनेल सर्जरी में वो होता क्या है कि वो जो मसल अल्लाह मियां ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, वो ऊपर से जो मसल आ रहे हैं एब्डोमेन से, वो नीचे आके जब पखाने वाली जगह पे मिलते हैं तो वो एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर वो ना हो तो फिर तो मतलब किसी भी इंसान का जो फीकल मैटर है वो कभी भी ना रुके, वो लीक होता रहे, तो वो कंट्रोल इन सर्जरीज़ के बाद लॉस्ट हो जाता है। ये एक रीज़न है फीकल इनकॉन्टिनेंस की। जो आप बात कर रहे हैं वो प्रेगनेंसी में, यानी अगर बेबी हैवी है, उसको ज़ोर लगाना पड़ रहा है, तो वजाइना और रेक्टम के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है। तो वो प्रेशर नीचे रेक्टम पे भी आता है, और वो प्रेशर आने की वजह से वो जो मसल्स हैं, जो कंट्रोल वाले जो स्फिंक्टर्स हैं जो हम बात कर रहे हैं, वो टेयर हो जाते हैं। टेयर यानी बिल्कुल कट नहीं गए, अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं, अपनी जगह पे ही हैं, लेकिन उनके फाइबर्स हैं, जिन्हें ऐसे फाइबर्स बने हुए हैं, और फाइबर्स में से अगर वो स्ट्रेनिंग की वजह से फाइबर टेयर हो गए हैं, फट गए हैं, और वो वीक हो जाते हैं मसल, तो उस वजह से बाद में पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका कंट्रोल जो है वो ना रहे। दूसरी बात ये होती है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, अगर एक पेशेंट के बच्चे ज़्यादा हैं और उसकी प्रेगनेंसी भी ज़्यादा हैं, तो वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज करने के बाद जो मसल्स हैं और एक फ्लोर होता है, हमारा पेल्विक फ्लोर है, जो ये सारे सिस्टम में बड़ा स्ट्रेंथ देने का वो रोल प्ले करता है, तो वो जब वीक हो जाते हैं तो फिर ओवरऑल पेशेंट को इंजरी के बगैर ही, यानी टेयर होने के बगैर ही, उसको ऐसा फील होता है कि जो मसल वीक है इसलिए कंट्रोल भी वीक हो गया, तो उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। यानी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये है कि उसको उस फर्स्ट के लिए उसको यूरिन आया है और वो थोड़ा सा जोर लगाना पड़ा है तो खाना भी निकलेगा साथ ही, और अगर स्टूल पास करने की कोशिश कर रही हैं तो साथ यूरिन निकल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल मस्कुलेचर ही वीक हो गया हुआ। तो इस वजह से वो इनकॉन्टिनेंस पे फीकल इनकॉन्टिनेंस भी हो जाता है और यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी हो जाता है। सर, इसके अलावा और क्या वजूहात हो सकती है इनकॉन्टिनेंस की, फीकल इनकॉन्टिनेंस? कुछ मेडिकल काजेज़ हैं, ठीक है। हमारे पास तो पेशेंट आते हैं जिनको हमने सर्जरी करनी होती है, यानी स्फिंक्टर्स की सर्जरी के लिए सर्जन की खिदमात ली जाती है, ठीक है। तो एक ये है। दूसरा ये कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको डायबिटिक पेशेंट्स हैं या कुछ और प्रॉब्लम ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, और कुछ जनरल डिजीज़ वैसे हैं जिस तरह लीवर के पेशेंट्स हैं। तो उन पेशेंट्स में वो सिस्टम जब वीक होता है, नर्व्स, शुगर नर्व्स को इस्तेमाल करे तो डैमेज कर देती है नर्व्स, और सारा जो सिस्टम है मसल्स का वो नर्व्स ही कंट्रोल कर रही हैं, उनको ब्लड सप्लाई मिल रही है और वो आगे मसल्स को कॉन्टैक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो वो उसमें वो फीकल इनकॉन्टिनेंस जो है वो डेवलप होने के चांसेस होते हैं। इस तरह कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो ऑर्गेनिक हैं, यानी कुछ ट्यूमर्स जो नीचे डेवलप हो रहे होते हैं और मरीज़ को पता नहीं होता, तो उससे पहले वो इनकॉन्टिनेंस की पिक्चर आती है। तो ये कॉमन है जो काजेज हैं। तो सर, क्या इनका इलाज जो है वो मुमकिन है और किस हद तक सक्सेसफुल होता है? इलाज मुमकिन बिल्कुल है, और सक्सेस डिपेंड करती है कि पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है, यानी किस वजह से मरीज़ आया। अब जिस तरह हमने इस पेशेंट की बात की, ये पेशेंट की चूँकि सर्जरी हुई थी और उसमें स्फिंक्टर डैमेज हुए थे, तो उसको हमने रिपेयर कर दिया, तो उसमें होप्स हो, और जिस तरह हमने पीछे भी देखा है तो 90% to 100% रिजल्ट होता है, कंट्रोल बेहतर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो पेशेंट जो मेडिकल काजेज हैं, अब मैं अगर शुगर का पेशेंट है और उसमें नर्व डैमेज हो गई हैं और उसकी वजह से उसको कॉन्टिनेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, यानी बहाना रोकने में, तो उसको कंट्रोल करना या मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। अब इसी तरह कुछ पेशेंट हैं जिनको क्रोनिक डायरिया रहता है, यानी IBS के पेशेंट्स हैं या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हैं, क्रोन्स डिजीज़ है, उसमें जो क्रोनिक डायरिया है वो भी इनकॉन्टिनेंस करता है। तो ये पेशेंट की बीमारी पे डिपेंड करता है कि उसको आपने क्या एडवाइस करना है और उसके मुताबिक ही उसका प्रोग्नोसिस है कि कितना उसमें फ़र्क पड़ा। हम पेशेंट्स को जब एडवाइस करते हैं लेस दैन सर्जरी, तो उसमें पहले डाइट है और फिर मेडिसिन है और फिर उसके बाद सर्जिकल मैनूवर है। तीसरा स्टेप सर्जरी है। तो वो हम सारा एडवाइस कर देते हैं, पेशेंट की कंप्लाइंस पे भी डिपेंड करता है, और उसके बाद सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होकर फिर डिसाइड करती हैं कि आउटकम कैसा रहेगा।